जहां पर भी अंतर पूछे आपको सीधा सीधा 2 कॉलम बढ़ाने हैं। अलैंगिक प्रजनन सरलतम, जटिल प्रकार। एक जनक द्वारा ही प्रजनन, 2 जनक नर एवं मादा अनिवार्य। युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन नहीं, निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन होता है। ठीक है, बस। अब चाहो अगर थोड़ी सी जगह बची हुई है तो एग्जाम्पल लिख लो, किन जीवों में ये होता है, किन जीवों में ये होता है। जीवों के नाम 2 या 3 नाम लिख लो, सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ये क्वेश्चन आएगा, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे, अंतर पूछा जाएगा आपसे। अपन जो समझ रहे हैं ना, उसमें से आपको सारांश निकालना है और वो लिखना है। संक्षिप्त से संक्षिप्त करने की कोशिश करनी है आपको, ये अभ्यास करना चाहिए। क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास करोगे ना तो ये अभ्यास हो जाएगा आपका। समझने के लिए जहां अपन डिटेल लिखते हैं, लिखने में वो सारी डिटेल की जरूरत नहीं है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा वाक्य बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अपने लिखा है यहाँ पर, कहीं पर भी पूरा वाक्य बनाना नहीं है ना, पूरा वाक्य बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप तो बस लिख लो फटाफट से। दो नंबर के क्वेश्चन में पूरा वाक्य बनाकर समय अपन को खराब नहीं करना है, शब्द जाया नहीं करने हैं, जगह सीमित होगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें डालनी है। देखो 4 अंतर अपन ने डाल दिए, अगर अपन वाक्य पूरा करते तो शायद 2 ही डाल पाते, तो 4 डालेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, 2 डालेंगे तो कम नंबर मिलेगा, सीधी बात है। तो इस तरह से अपन को मितव्ययी रूप से, शब्द मितव्ययता का उपयोग में लेते हुए अपन को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालना है। उदाहरण यहाँ आप नीचे लिख सकते हो, इसमें अमीबा, हाइड्रा, और उसमें मानव लिख लो या पक्षी लिख लो, किसी पक्षी का नाम लिख लो, बस हो गया। 2 उदाहरण काफी है। ठीक है, समझ रहे हो भाई? प्रकाश नाम है ना, प्रकाश? संक्षिप्त करना है, विस्तार नहीं देना है। इसलिए आपकी तुलना में क्वेश्चन उनका ज्यादा अच्छा था कि मैं इतना बड़ा तो लिखा दे, अब छोटा कैसे लिखूंगा इसको, है ना? तो अपन को छोटे की तरफ सोचना है, अपन को छोटा से छोटा कंटेंट अपन को सोचना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटा सा कंटेंट हो और 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ज्यादा उसके पास मटेरियल नहीं। जैसे पिछली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी पे क्वेश्चन आ गया फर्स्ट पेपर में, थियोसॉफिकल सोसाइटी पे खींच आने के ज्यादा से ज्यादा 50 शब्द मुश्किल से आते हैं, उसमें 100 शब्द का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखेंगे, है ना? इस तरह से कई बार छोटे टॉपिक, छोटी सी कंटेंट है लेकिन उस पर बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो फिर आसपास भटकना पड़ता है, आसपास से चीजें लानी पड़ती है, तलाशनी पड़ती है और लाके उसमें डालना पड़ता है। तो ये कला अपन को आनी चाहिए, ये कला अपन को आनी चाहिए। छोटा कंटेंट हो लेकिन उसको कैसे विस्तार दिया जा सकता है, और बड़ा कंटेंट हो तो उसको कैसे संक्षिप्त किया जा सकता है, ये अपन को आनी चाहिए।
चलो ये लिख लिया आपने, बोलो कोई डाउट है? नेक्स्ट लिखो, आप कुछ परिभाषाएं अपन लिख रहे हैं, कुछ परिभाषाएं लिख रहे हैं अपन। पहली परिभाषा ओविपेरस या अंडज। ओविपेरस हेडिंग लगा लो, इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन। ऐसे जीव जो पूर्ण विकसित जीव को उत्पन्न नहीं कर, जो पूर्ण विकसित जीव को उत्पन्न नहीं कर, जो पूर्ण विकसित जीव को उत्पन्न नहीं कर निषेचित या अनिषेचित, निषेचित या अनिषेचित अंडे को जन्म देते हैं, निषेचित या अनिषेचित अंडे को जन्म देते हैं, उन जीवों को अंडज या ओविपेरस जीव कहते हैं। अंडज या ओविपेरस जीव कहते हैं। अब इसके उदाहरण लिख लो, लिख लो के उदाहरण, या मैं बताऊं? लिख लो के ओविपेरस के तो उदाहरण लिखो तो। सरीसृप वर्ग जो भी है ये अंडे उत्पन्न करता है, पक्षी जो भी है ये अंडे उत्पन्न करता है। तो इनमें से आप लिख सकते हैं, पक्षियों का नाम लिख लो दो, एक सरीसृप का नाम लिख लो, काफी हो गया। हर तो नहीं, लेकिन कुछ सरीसृप है अंडे उत्पन्न करते हैं। हर एक तो नहीं, लेकिन कुछ सरीसृप अंडे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है जरायुज या विविपेरस। जरायुज या विविपेरस इसमें लिखो, ऐसे जीव जो पूर्ण विकसित, ऐसे जीव जो पूर्ण विकसित अपने समान छोटे जीवों को जन्म देते हैं, अपने समान छोटे जीवों को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज या विविपेरस कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, अंड जरायुज या ओवोविविपेरस, सही नाम इसका, दोनों को मिला हुआ है ना, अंड जरायुज या ओवोविविपेरस।
अंड जरायुज या ओवोविविपेरस। इसमें लिखो कुछ जंतु अंडे को जन्म देते हैं, लेकिन उन अंडों को उन अंडों से लिखो है ना, उन अंडों से भ्रूण के विकसित होने तक, भ्रूण के विकसित होने तक भ्रूण के विकसित होने तक अपने शरीर, मादा के शरीर के भीतर मादा के शरीर के भीतर रहते हैं, भीतर रहते हैं। शरीर के भीतर रहते हैं। इनमें मां और भ्रूण के बीच, मादा और भ्रूण के बीच लिख लो चाहो तो, माता और भ्रूण के बीच किसी प्रकार का प्लेसेंटा संबंध नहीं होता है। प्लेसेंटा संबंध नहीं होता है। प्लेसेंटा का मतलब होता है जैसे विकसित जीवों में होता है ना, गर्भनाल होती है ना, गर्भनाल होती है और गर्भनाल से एक बड़ा सा एक रक्त वाहिनियों वाला एक बड़ा सा अपरा या प्लेसेंटा है जो माता की गर्भाशय के साथ जुड़ा होता है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इसमें अंडा है, अंडे को वो निकालेगी, अंडे निकालने के बाद में मादा अपने शरीर के भीतर रखेगी और शरीर के भीतर ही उसको हैच करेगी। वैसा कोई संबंध नहीं है जैसा कि विकसित जीवों में प्लेसेंटा के थ्रू माँ का बच्चे के साथ संबंध होता है, वैसा नहीं है। बस जिस तरह से अंडे को सेका जाता है, अंडे को बाहर नहीं सेके, अंडे को शरीर के भीतर ही सेका जाता है और बच्चा जब विकसित होता है तब इसको बाहर निकाला जाता है। ये इसमें ठीक है, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन, इसमें लिखो मानव में, थैंक यू, मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन होता है
अर्थात प्रजनन में, अर्थात प्रजनन में दो जनक हिस्सा लेते हैं, अर्थात प्रजनन में दो जनक हिस्सा लेते हैं। नर और मादा, है ना, दो जनक हिस्सा लेते हैं, नर और मादा। फिर बड़ा हेडिंग लगा दो, नर जनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र या नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र या नर जननांग लिख लो तो भी चलेगा। नर जनन तंत्र या नर जननांग लिख लें तो भी चलेगा। नर मानव में, नर मनुष्य या नर मानव में प्रजनन तंत्र में, नर मानव या नर मनुष्य में प्रजनन तंत्र में निम्न मुख्य अंग होते हैं, निम्न मुख्य अंग होते हैं, निम्न मुख्य अंग होते हैं। ये लिस्ट बना लो, जो 6 अंग अपने लिखे हैं यहां पर, ये लिस्ट बना लो। छह अंगों की जो लिस्ट यहाँ पर लिखी है, ये 6 अंगों की लिस्ट यहाँ पर बना लो आप। 7वां इसमें और एक ऐड कर लो। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। फर्स्ट हेडिंग वृषण, फर्स्ट हेडिंग नंबर 1 लगा के वृषण। इसमें लिखें वृषण, ब्रैकेट में टेस्टेज लिख लें पहले।
नर के शरीर से बाहर, नर के शरीर से बाहर दोनों जंघाओं के बीच, दोनों जंघाओं के बीच दोनों जंघाओं के बीच, इन बिटवीन थाइज के बीच स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, दोनों जंघाओं के बीच स्थित होते हैं। ये अंडाकार, ये अंडाकार संख्या में 2 होते हैं, ये अंडाकार अंग संख्या में 2 होते हैं। दोनों वृषण, दोनों वृषण त्वचा और, त्वचा और पेशी से बने एक थैले में, त्वचा और पेशी, पेशी मतलब मसल, त्वचा और पेशी से बने एक थैले में स्थित होते हैं। इस थैले को, इस थैले को वृषण कोश, इस थैले को वृषण कोश ब्रैकेट में स्क्रोटम, इस थैले को वृषण कोश ब्रैकेट में स्क्रोटम कहते हैं। SCROTUM स्क्रोटम, SCROTUM स्क्रोटम। वृषण का विकास, वृषण का विकास वृषण का विकास नर भ्रूण के, नर भ्रूण के, नर भ्रूण, नर भ्रूण के उदर गुहा में होता है, उदर गुहा में होता है, उदर यानी पेट है ना, उदर गुहा में होता है। उदर गुहा में होता है, उदर यानी पेट है ना, उदर गुहा में होता है। लेकिन जन्म से कुछ पहले, लेकिन जन्म से कुछ पहले, लेकिन जन्म से कुछ पहले ये वृषण, जन्म से कुछ पहले ये वृषण वृषण कोश में उतर जाते हैं। जन्म से पहले ये वृषण वृषण कोश में उतर जाते हैं। वृषण कोश में, वृषण कोश में तापमान, वृषण कोश में तापमान शेष शरीर के तापमान की तुलना में, वृषण कोश में तापमान शेष शरीर के तापमान की तुलना में, वृषण कोश का तापमान या वृषण कोश में तापमान शेष शरीर के तापमान की तुलना में कम होता है। जिससे
इनमें विकसित होने वाले इनमें विकसित होने वाले इनमें विकसित होने वाले शुक्राणुओं पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। शुक्राणुओं पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले पैराग्राफ में लिखें, वृषण के लंबवत काट में, वृषण के लंबवत काट, देखो ये जो काट है लंबवत काट है, ये कैसी काट है? लंबवत काट है ना। वृषण को लंबाई में अपन ने काट के अगर देखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा, इसलिए वृषण की कैसी काट है? लंबवत काट है। वृषण की लंबवत काट, वृषण की लंबवत काट में एक वृषण में अनेक छोटे छोटे, एक वृषण में अनेक छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ, चैम्बर या कोष्ठ, चैम्बर कह दो या कोष्ठ कह दो। अनेक छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं जिनमें प्रत्येक कोष्ठ में, प्रत्येक कोष्ठ में 3 से 4 सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है, जिनमें 3 से 4 सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है। 3 से 4 सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है। इन सेमिनिफेरस नलिकाओं में शुक्र जनन द्वारा, इन सेमिनिफेरस नलिकाओं में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। इन सेमिनिफेरस नलिकाओं में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं तथा सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह होता है। कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह होता है कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह होता है जिन्हें लिडिक कोशिकाएं जिन्हें लिडिक कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें लिडिक कोशिकाएं कहते हैं। ये लिडिक कोशिकाएं नर हार्मोन, ये लिडिक कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है। ये वापस लिख रहा हूं मैं ना, हो सकता है ये नजर नहीं आ रहा हो आपको। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है।
लिख लिया, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, ये है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के दो डायग्राम आपको बनाने हैं। कौन कौन से दो डायग्राम बनाने हैं? एक तो ये बनाना है और ये एक बना लो, या ये बना लो, कोई एक बना लो। सिंपल है। कई बार क्या होता है, ये डायग्राम जो छपे हुए होते हैं ना, वो अपन बना नहीं पाते। ऐसा फील कर रहे हो क्या? चलो मैं बनाता हूं। नलिकाएं, और यहां से ये नलिकाएं सब बाहर निकलेगी। ये नलिकाएं यहां सब एक जाल जैसा बनाएगी, और ये जाल आपस में यहां पर
ट्यूनिका एल्बुजिना जो लिखा वो अपने आप मत लिखो, आप रहने दो, है ना। ट्यूनिका एल्बुजिना जो मैंने लिखा है इसको रहने दो बोलिए आप, इसको रहने देते हैं। लिख लिया तो अच्छी बात है, लिख लिया तो अच्छी बात है, पर नहीं लिखा तो रहने दो। ट्यूनिका एल्बुजिना की खास जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 3 लेयर्स होती है, वो सब चीज़ें डिटेल जरूरत नहीं है उसकी। बना लिया ये डायग्राम, वो भी डायग्राम बना लो जल्दी से। दूसरा बनाना है, बना लो, बना लो। हो गया? ये मैंने एक बनाया है, आप कोशिश करो कि अभी तो एक बनाओ, गजा के बाकी 2 बचे भी बना लेना, ठीक है। बना ले, ये बना लो। मेहंदी का हाथ मान मान के लड़कियों का हाथ एक्सपर्ट हो रखा है। लड़कियों के डायग्राम लड़कों के डायग्राम से फार बेटर होते हैं। हैं? लड़कियों के डायग्राम में कलात्मकता नजर आती है, लड़कों के डायग्राम में तो बना लिया यही बहुत है, बना लिया यही बहुत है।
क्या कह रही हो? जनरल उपकला, जनरल उपकला, ये बाहर की जो कोशिकाओं की परत है ना, इसको जनरल उपकला कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो पूरी ट्यूब है। हर एक कोष्ठ के अंदर, जो ये कोष्ठ बनाया अपने ऊपर, हर एक कोष्ठ के अंदर 3 से 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। जैसे ये है कोष्ठ, है ना, हर कोष्ठ के अंदर 3 से 4 ट्यूब्स होती है ना। ये 3 या 4 ट्यूब्स को अपन काटेंगे तो कैसे नजर आएगी? ऐसी नजर आएगी। ये एक ट्यूब, ये दूसरी ट्यूब, ये तीसरी ट्यूब, ठीक है। और हर ट्यूब के भीतर ये कोशिकाएं हैं खूब सारी। सबसे बाहर की जो परत है वो जनन उपकला की है, जिसमें विभाजन होता है, ठीक है। और ये कोशिकाएं अंदर विभाजित होती होती लास्ट में शुक्राणु बनते हैं इसमें से। और इनके बीच में जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं, ये सर्टोली की कोशिकाएं हैं। ये डिटेल मैंने लिखा ही नहीं है, ये डिटेल आपको डायग्राम से ही बतानी है। ये डिटेल आपको डायग्राम से ही बतानी है, लिखनी नहीं है। हो गया है? बाकी जो बचे हुए 2 हैं आप आराम से घर पे जाके कर लेना, है ना, अभी करना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लिखो एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। दूसरा जो ऑर्गन है एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट हेडिंग लगाना है आपको एपिडिडाइमिस। वृषण के बाद में नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस। वृषण से निकलने वाली सेमिनिफेरस नलिकाएं, वृषण से निकलने वाली सेमिनिफेरस नलिकाएं, वृषण से निकलने वाली सेमिनिफेरस नलिकाएं वृषण से निकलने वाली सेमिनिफेरस नलिकाएं आपस में मिलकर और अतिकुंडलित होकर, अतिकुंडलित, हाइपरकॉइल्ड, अतिकुंडलित होकर वृषण के पीछे एक कॉमा आकार की, देखो कॉमा आकार ही है इसका, है ना, कॉमा आकार की, एक कॉमा आकार की संरचना, एक कॉमा आकार की, कॉमा समझ गया ना, जो अपन पंक्चुएशन मार्क कॉमा लिखते हैं, बस उसी तरह से कॉमा आकार की संरचना एपिडिडाइमिस बनती है। कॉमा आकार की संरचना एपिडिडाइमिस बनती है। कॉमा आकार की संरचना एपिडिडाइमिस बनती है। एपिडिडाइमिस में नलिकाओं की कुल लंबाई 6 मीटर के लगभग होती है। नलिकाओं की कुल लंबाई 6 मीटर के लगभग होती है। नलिकाओं की कुल लंबाई 6 मीटर के लगभग होती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का परिवर्धन जानते हो ना, परिवर्तन नहीं है, परिवर्धन यानी डेवलपमेंट, है ना, विकास, या परिपक्वन लिख सकते हैं, वो भी एक ही बात है, वो भी चलेगा। गुणसूत्रों का परिपक्वन होता है, मैच्योरेशन।
गुणसूत्रों का परिवर्धन और परिपक्वन होता है। दोनों लिख लें भले आप। गुणसूत्रों का परिवर्धन और परिपक्वन होता है बेटा? शुक्राणु का, सॉरी, शुक्राणुओं का परिवर्धन और परिपक्वन होता है। नेक्स्ट हेडिंग शुक्रवाहिका। नेक्स्ट हेडिंग है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इसमें लिखो एपिडिडाइमिस में स्थित सभी नलिकाएं आपस में मिलकर विलय होकर एक नलिका आपस में मिलकर या विलय होकर एक नलिका शुक्रवाहिका बनाते हैं। देखो ये सब नलिकाएं थी, ये सभी नलिकाएं आपस में मर्ज हो गई। इधर देखें आप, ये सभी नलिकाएं थी, ये सभी नलिकाएं आपस में मर्ज हो गई और अब ये एक नलिका बन गई। ये शुक्रवाहिका है, यानी इन्हीं नलिकाओं से एक नलिका बनी है ना। एक नलिका शुक्रवाहिका बनाते हैं। यह शुक्रवाहिका श्रोणि में प्रवेश करती है। श्रोणि यानी पेल्विक कैविटी है ना, हमारा ये जो भाग है इसको श्रोणि कहते हैं अपन। श्रोणि गुहा में प्रवेश करती है। श्रोणि गुहा में प्रवेश करती है। श्रोणि का मतलब पेल्विक रीजन है अपना। श्रोणि गुहा में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ शुक्राशय। शुक्राशय मूत्राशय के पीछे दो कुंडलित, मूत्राशय के पीछे दो कुंडलित मांसल मतलब मांसपेशियों से बने हुए मांसल, कुंडलित मांसल शुक्राशय होते हैं। मांसल शुक्राशय होते हैं जिनमें फ्रक्टोज युक्त एक तरल स्रावित होता है। एक तरल लिक्विड स्रावित होता है। फ्रक्टोज युक्त एक तरल स्रावित होता है। एक तरल स्रावित होता है जो शुक्रवाहिका के साथ या शुक्रवाहिका में मिला दिया जाता है। ऐसा लिखो, शुक्रवाहिका में मिला दिया जाता है। शुक्रवाहिका में मिला दिया जाता है। शुक्रवाहिका में मिला दिया जाता है। यह शुक्राणुओं के
पोषण में मदद करता है। यह शुक्राणुओं के पोषण में और गति में मदद करता है। शुक्राणुओं के पोषण और गति में मदद करता है। अगला हेडिंग लगाओ, स्खलन वाहिका। स्खलन वाहिका, एजैकुलेशन डक्ट। स्खलन वाहिका। शुक्रवाहिका के शुक्राशय के साथ मिलने से शुक्राशय के साथ मिलने से शुक्रवाहिका के शुक्राशय के साथ मिलने से शुक्रवाहिका के शुक्राशय के साथ मिलने से स्खलन वाहिका का निर्माण होता है। स्खलन वाहिका का निर्माण होता है। जो शुक्राणुओं को मूत्रवाहिका में डालते हैं, जो शुक्राणुओं को मूत्रवाहिका में डालते हैं। जो शुक्राणुओं को मूत्रवाहिका में डालते हैं। अगला हेडिंग लगाओ, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला हेडिंग लगाओ, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें लिखो, मूत्राशय की ग्रीवा के चारों ओर, मूत्राशय की ग्रीवा, गर्दन, ग्रीवा के चारों ओर उपस्थित ग्रंथि, मूत्राशय की ग्रीवा के चारों ओर उपस्थित ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। यह एक क्षारीय तरल का, क्षारीय का मतलब जिसकी पीएच कितनी होगी, 7 से अधिक, है ना। क्षारीय तरल का शुक्राणुओं के साथ, क्षारीय तरल को, है ना, क्षारीय तरल को शुक्राणुओं के साथ मिला देते हैं। शुक्राणुओं के साथ मिला देते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव से नर जननांग का सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इसको, शुक्राशय के निष्कासन का मार्ग, शुक्राणु के निष्कासन का मार्ग प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव से शुक्राणु के निष्कासन का मार्ग क्षारीय हो जाता है।
क्षारीय हो जाता है। ठीक है, जिससे फायदा क्या होगा, शुक्राणु जीवित बने रहेंगे, जिससे शुक्राणु लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। थोड़ा सा इसमें बच रहा है जो अपन कल कंटिन्यूस कर लेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि लगभग हो गया। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में इसमें मूत्रवाहिका और पेनिस, इन दो के बारे में लिखना है, और फिर थोड़ा सा हमें शुक्र जनन के बारे में लिखना है बस। कोई डाउट हो तो पूछो आप। जाते समय किसी के डाउट होते हैं, जाते समय किसी के डाउट नहीं होते हैं, है ना। कोई डाउट नहीं।